ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू से। अच्छा जी। 10 months after starting procainamide therapy for cardiac arrhythmias, 56-year-old man develops arthritis and other symptoms consistent with drug-induced SLE। ठीक है, तो ये आपको इसमें क्वेश्चंस में क्या पता चला कि पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, क्या है, अरिथमियाज हैं, तो अरिथमियाज के लिए प्रोकेनामाइड दी हुई है। ठीक है, प्रोकेनामाइड से उसको क्या होना शुरू हो गया है, ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई हो गया। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ ब्लड टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर एएनए। तो ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई के अंदर भी एएनए पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है, दैट इज एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है। अच्छा, द फाइंडिंग्स इज कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह के रिएक्शंस होते हैं लाइक ड्रग एसएलई, उनमें बेसिकली ड्रग की मेटाबॉलिज्म का मसला होता है। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो डिस्टर्ब होती है। वो पेशेंट्स यूजुअली स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एन 83-year-old मैन हैज़ ए 2 month हिस्ट्री ऑफ एकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर। He has been taking a drug for the past 7 years to control several behavioral and psychiatric symptoms associated with dementia। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो एक तो पेशेंट जो है ना वो ओल्ड एज है। दूसरा, ये वाले फीचर्स किस चीज़ के हैं, ब्रेडिकाइनेसिया या एकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रेमर किस चीज़ के फीचर्स हैं, पार्किंसनिज्म के। पार्किंसनिज्म के फीचर्स हैं ये। ठीक है, तो उसको ऐसी दवाई मिली है जिसकी वजह से उसको क्या हुआ है कि उसको पार्किंसन लाइक फीचर्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग डिमेंशिया के लिए देते हैं या क्या कहते हैं उसको, अल्जाइमर के लिए यूजुअली मेंटेन दी जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो पार्किंसंस की पैथोफिजियोलॉजी है वो भी क्या होती है कि बॉडी के अंदर डोपामीन कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से पार्किंसन की ट्रीटमेंट हम पेशेंट को डोपामीन एगोनिस्ट देते होते हैं, लिवोडोपा, कार्बिडोपा। ठीक है, तो ये द एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली मीडिएटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जैसे मैंने कहा कि पार्किंसन की अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है, डोपामीन एंटागोनिज्म। तो एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट की वजह से उस पेशेंट को ये फीचर्स आ रही है। अच्छा, a 23-year-old man is with HIV infection has pneumocystis jirovecii pneumonia। इसको निमोसिस कार्नाई भी कहते हैं, निमोसिस जिरोविशी इसका नया नाम है। थेरेपी स्टार्टेड विद सेप्ट्रॉन। सेप्ट्रॉन के अंदर ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल होती है एंड इस निमोनिया रिजॉल्व्स। ठीक है, द फार्माकोथेरेपी वाज इफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनहिबिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बेसिकली सेप्ट्रॉन का या ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का मैकेनिज्म एक्शन पूछा गया है। तो फोलेट इनहिबिटर्स होती है ये। ठीक है, तो फोलेट इनहिबिटर होती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है ये। ठीक है, सेल्वाल सेंसिस इनहिबिटर कौन सी दवाइयाँ होती हैं, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन आर सेल्वाल सेंसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड और इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टिरोल इनटू मेम्ब्रेन्स, ये एंटी फंगल्स का मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन है। और टोपोइसोमेरेज 2 जो है वो क्यूनोलोन्स का मैकेनिज्म एक्शन है। ठीक है, अच्छा जी। A 62-year-old man comes to the physician because of burning pain and tenderness of his right great toe one day after heavy ethanol consumption। तो मिडिल टू ओल्डर एज मैन है, उसको बर्निंग सेंसेशन है विद ग्रेड टो में टेंडरनेस शुरू हो गया। तो किस चीज़ का अटैक हुआ है उसको, बेसिकली अल्कोहल लेने के बाद सीवियर अक्यूट गाउट का अटैक हुआ उसको। अक्यूट गाउट का अटैक हुआ है। फिजिकल एमिशन शोज एरिथमा, स्वेलिंग एंड वार्मथ एंड टेंडरनेस ऑफ द राइट ग्रेड टो। तो एग्जैक्ट ऐसे ही होता है पेशेंट को। ठीक है, आफ्टर 2 week कोर्स ऑफ एनएसएट his symptoms decrease in severity but do not completely resolve। The serum concentration of which of the following is most likely to increase in this patient।
तो गाउट का अटैक किस वजह से होता है पेशेंट को? यूरिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से। तो यूरिक एसिड की वजह से उसको बेसिकली गाउट का अटैक हुआ है। तो कहते गाउट ये वाला सिनेरियो आपको पैथोलॉजी में भी आ सकता है, मेडिसिन में भी आ सकता है और फार्माकोलॉजी में भी आ सकता है। अच्छा जी, a 62-year-old man is being treated with cisplatin for small cell carcinoma of the lungs. सिस्प्लाटिन जो है वो एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन है, यानी कैंसर के मरीजों में दिए जाते हैं जाती है। द एफिकेसी ऑफ सिस्प्लाटिन डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं। आपने नोट किया होगा कि जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, जो पेशेंट जो ले रहे होते हैं, सेल्स बॉडी के अंदर जो भी सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, जो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी डिवीजन रुक जाती है। ठीक है, तो ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। सिस्प्लाटिन स्पेसिफिकली डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा जी। An 18-year-old woman comes to the physician because of nausea, vomiting and abdominal pain 1 hour after ingesting glass of wine with dinner. यंग लड़की है, अब उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है आफ्टर अल्कोहल। 3 days ago she began antibiotic treatment for vaginitis. ठीक है, अच्छा। आफ्टर ए वेट माउंटेन प्रिपरेशन ऑफ द vaginal discharge showed a motile protozoan. अच्छा, अब इसमें कान को यहाँ से पकड़ने के बजाय 2 दफ़ा घुमा के पकड़ा हुआ है। ये बेसिकली इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शन। ठीक है, उसका तो उनको वेजिनाइटस था। वेजिनाइटस किस वजह से था? उसको ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से। तो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की ट्रीटमेंट के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। जब पेशेंट मेट्रोनिडाजोल ले रहा हो, उसके ऊपर से वो अल्कोहल ले लेना, तो उसको फिर ये वाले फीचर्स आते हैं, नाज़िल वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आप लोगों ने सीखने वाली हैं। केस में ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का इन्फेक्शन है, दूसरा उसको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन है, तीसरा जब पेशेंट को अल्कोहल ले ले फ्लेजर के साथ तो क्या होगा? उसको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा जी। 20-year-old woman comes to the emergency department after ingesting at least 30 tablets of unknown drug. Initial examination shows no abnormalities. 36 hours later, अब इसने बेसिकली सुसाइडल इंटेंशन है। 30 गोलियां बंदा ऐसे तो नहीं ना खाता। तो बाहर के मुल्कों में, अमेरिका इंग्लैंड में, जो ओवर द काउंटर दवाई मिलती है ना मोस्ट कॉमन, जिसकी पॉइजनिंग आप लोगों को लाजमी तो नहीं आनी चाहिए, वो पैरास्टामोल है। ठीक है, पैरास्टामोल, एसिड अमाइनोफिन, एसिड अमाइनोफिन, ये सबसे कॉमन दवाई है जिसकी टॉक्सिसिटी के साथ लोग आते हैं आपके पास। अच्छा, 36 आवर्स लेटर, शुरू में उसको कुछ नहीं मसला नहीं होता पेशेंट को। जब वो लिवर ने चूँकि उसको मेटाबलाइज करना होता है तो फिर उसके ना एंजाइम रेज होना शुरू होते हैं। तो AST इज 1500, ALT इज 2000। ठीक है, दे आर ड्रग ऑफ दिस पेशेंट जैसे मोस्ट लाइकली विच आर फॉलोइंग। तो एसेटामाइनोफिन है ये। ठीक है, तो एसेटामाइनोफिन की टॉक्सिसिटी जो है ना, अलग से एक टॉपिक आप लोग लिख लें कि मैंने लाजमी तौर पे पढ़ के जाना है। इसकी टॉक्सिसिटी में हम लोग पेशेंट को कौन सी दवाई देते होते हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, और ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है? लिवर फेलियर करवाती है। ALT AST रेज जो हो रहे हैं उसके, और लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट। लेटर स्टेज पे जाकर रीनल फेलियर भी हो सकता है, लेकिन पहले लिवर फेलियर होता है पेशेंट को। अच्छा, a 42-year-old woman who is a chemist is brought to the emergency department because of 1 hour history of severe abdominal cramps, nausea and vomiting. Middle-aged woman with, जो कि कमिस्ट है itself। तो ये सारे ना क्लूज होते हैं एग्जाम में। आप लोग जब MCQ कर रहे होते हैं तो क्लूज लाजमी लिखा करें कि बेसिकली ये कमिस्ट बताने का क्या मकसद है। फीचर्स क्या आ रही हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। अब हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होना, इसका मतलब है इसको किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है। ठीक है, पैरासिम्पथोमिमेटिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हाइपोटेंशन जब भी होगी पेशेंट को तो टाइकार्डिया होना चाहिए। ठीक है, तो स्वेटिंग है एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग ड्यू टू ब्रोंकोस्पैज्म एंड कंजेशन। तो ये सारे किस चीज़ के फीचर्स आ रहे हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के।
ठीक है, तो एक पैरास्टामोल पॉइजनिंग और एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये दो पॉइजनिंग आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है, जो स्प्रे हम लोग गांव में देखते हैं, लोग स्प्रे पी के आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको बेसिकली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी के पेशेंट को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी दवाई जो है वो, जो कि वो केमिस्ट भी है, उसकी उस तक रसाई भी है। ठीक है, आम बंदे की रसाई नहीं होती। पाकिस्तान में तो हर बंदा स्प्रे ले सकता है ना, बाहर के मुल्कों में आप इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो आइसोफ्लोरोफेट दवाई है जो इसने इंजेस्ट की है, उसकी वजह से इसको ये हाइपोटेंशन, रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पेजम, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिविटी की वजह से उसको मसला हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। इसके लिए हम लोग देंगे क्या पेशेंट को, इनिशियली एट्रोपिन देंगे, बाद में इसका एंटीडोट देंगे। अच्छा जी, 35 ईयर ओल्ड। अब जो एक छोटा सा मैं आपको काम दे रहा हूँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मैंने एक चीज़ मैंने आपको बता दी, एट्रोपिन, और दूसरा जो है ना, जो स्पेसिफिक इसका एंटीडोट है, वो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है क्या चीज़ देते हैं। A 35-year-old woman is diagnosed with GERD. Omeprazole is administered. Which of the following is the most likely mechanism of action of this drug? तो मशहूर ज़माना ओमेप्राजोल, राइजिक, ओमेगा, बड़ा कॉमन, जो तकरीबन हर बंदे ने या खाई हुई है या लिखी हुई है किसी न किसी स्टेज पे लाजमी तौर पे अपने कैरियर में। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप बेसिकली क्या चीज़ होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस होता है। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। ठीक है, H1 को ब्लॉक करती हैं, वो बेसिकली H2 ब्लॉकर्स होते हैं जो एंटेस्टर्स होते हैं। अच्छा जी, a 42-year-old 40-year-old man with hypertension, which of the following agent has the greatest potential to activate presynaptic autoreceptors? मैन है, हाइपरटेंशन है, और उसको क्या हुआ, which of the following agent has the greatest potential to activate presynaptic autoreceptors, inhibit norepinephrine release and decrease sympathetic outflow? ठीक है, तो अल्फा 2 जो होते हैं ना, ये ऑटोरिसेप्टर्स के इनहिबिटर्स होते हैं। जब अपने आप को ये इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज नहीं होगी। नॉरेपिनेफ्रिन की रिलीज नहीं होगी तो पेशेंट को क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। देखो, तो इसको एज ए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद रखनी है। तो ये दवाइयों के नाम आते हैं आपको, जो मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, ये दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। इसका तो अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट एज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर यूज़ होते हैं। अच्छा जी, a 35-year-old woman is brought to the emergency department because of an 18-hour history of severe pain, nausea, vomiting, diarrhea, and anxiety. She was discharged with a pain medication from the hospital 12 weeks ago after treatment of multiple injuries sustained in a motor vehicle collision. अब उसको हुआ क्या है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, और अब जो है वो को नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एंजाइटी हो रही है। She took her last dose 36 hours ago. Her temperature is 37, pulse is 105, respiration is 24, and blood pressure is 160, 85. Physical showed a rhinorrhea and piloerection. तो मोस्ट लाइकली इसको हुआ क्या है कि इसको चूँकि इसका एक्सीडेंट हुआ था तो इसको हॉस्पिटल में रहते हुए स्ट्रॉन्ग पेन किलर मिलते रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि ये अब इसको इसको पेन किलर मिलना बंद हो गए हैं, तब इसको बेसिकली ड्रग के विदड्रॉल के इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, विदड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हैं। विदड्रॉल्स का ना, एक ड्रग्स जो होती है ना, ड्रग ऑफ अब्यूज़, उनका ना एक हर बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है बड़ा खूबसूरत, कि आप कौन सी दवाई देते हैं, और दवाई अगर पेशेंट उसको छोड़े तो उसको क्या मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो ओपिएट्स
ओपीएट्स की जो विदड्रॉल है उसकी सिम्टम्स ऐसी होती हैं, मीन्स के पेशेंट का टाइकार्डिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है और पाइल एक्शन हो रही है। जैसे बाहर खड़े होते हैं ना नशियों को दवाई दवाई ना मिले, जैसे वो उनको ये सारे मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सोकोडोन विदड्रॉल इफेक्ट्स हैं उसको बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अपेंडिसाइटिस का आपको पता है इसमें पेन होगी राइट इलियक फोसा में। कैफीन विदड्रॉल के साथ पेशेंट को स्वेटिंग्स होती है यूजली। इथेनॉल के साथ पेशेंट को डिलीरियम होता है, उसको हेलुसिनेशंस होती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के आपको पता है एब्डोमिनल पेन होती है, फिर ये ब्लीड हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस का पेशेंट को डायरिया होगा। ठीक है, तो लगता है ऐसे ही होता है कि इनमें से कोई चीज़ है। तो बड़ी दफ़ा हम लोग इन्हीं की ट्रीटमेंट करते रहते हैं, यार इसको गैस्ट्रोटाइटिस तो नहीं हो गया वापस से, इसको एंटीबायोटिक्स मिली होंगी हॉस्पिटल में रहते हुए, उसको पीपी इसको एंटीबायोटिक्स दे देनी चाहिए फॉर सूडोमोनास कोलाइटिस। ठीक है, तो किसी पेशेंट को स्ट्रॉन्ग पेन किलर मिले हों और उसके बाद वो ऐसी कंप्लेंट्स करे, तो ये लाजमी तौर पे सोचना चाहिए कि इसको आप उन दवाइयों का विदड्रॉल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। बड़ी दफ़ा आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो दाखिल होने के बाद जब वो वापस जाता है तो उसको वो दवाइयों का एडिक्ट हो जाता है। आपने कई दफ़ा सुने होंगे नेल्बिन का एडिक्ट हो गया, वो खुद को नेल्बिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं पेशेंट। अच्छा, a 21-year-old woman comes to the physician for a counseling prior to conception. She delivered a female newborn with anencephaly 1 year ago. Anencephaly से मुराद क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था उसके पहले बच्चे को। The newborn died at the age of 4 days. She asked the physician if she can take vitamins to decrease her risk of conceiving a fetus with anencephaly. ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रिवेंशन के लिए हम लोग कौन सी दवाई देते हैं? इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करूँगा, ये आप लोगों को मैंने कई दफ़ा करवा चुका हूँ। न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट से प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी दवाई देते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है। अच्छा, a 38-year-old man comes to the physician because of a 6-month history of occasional episodes of chest tightness, wheezing and cough. तो किस चीज़ की हिस्ट्री बन रही है यहाँ से? एपिसोडिक चेस्ट टाइटनेस, wheezing and cough, एस्थमा की हिस्ट्री बन रही है। ठीक है, the symptoms are often mild and resolve spontaneously. He has been otherwise healthy. His respiration is routine. Lungs are clear to auscultation. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट एस्थमा के साथ एस्थमा होता है उसको, लेकिन उसके एग्जामिनेशन करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल चेस्ट नज़र आ रही होती है और उसकी चेस्ट के अंदर कोई फाइंडिंग हमें नहीं मिलती। तो उसकी वजह से फिर हम लोग पेशेंट को ब्रोंको प्रोएक्टिव टेस्ट करते हैं, उसको जो है ना सुबह और शाम का पीक एक्सप्लोरेटरी फ्लो रेट देखते हैं। Cardiac examination is also normal. Chest X-ray is also normal. Usually, farming agent is most appropriate to treat the acute episode of this patient. जब पेशेंट acute एस्थमा के साथ आए तो एस्थमा के पेशेंट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन और तीसरा कंपोनेंट होता है गो ब्लड सेल हाइपरट्रोफी, यानी सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग क्या देते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स। और इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग क्या देते हैं? स्टीराइड्स। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर कौन सी दवाई है इनके अंदर? एल्ब्यूटेरोल। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ब्रोंकोडायलेशन होती है एक्यूट स्टेज में, क्योंकि उसका एयरवेज तंग हुए में हमने एयरवेज को खोलना है। तो आपने देखा होगा जब इमरजेंसी में एस्थमा को आप लोगों ने मैनेज किया होगा तो पेशेंट को नेबुलाइज करवाते होते हैं साल्ब्यूटामोल से। ठीक है, एटम वेंटोलिन से, और आप क्लेनल भी देते हैं। क्लेनल स्टीराइड्स होते हैं, लेकिन जो इनमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो वेंटोलिन होती है। अच्छा जी, a new drug X relieves pain by interacting with a specific receptor in the body. Drug X bind irreversibly to this receptor, resulting in a long duration of action. यानी कि ड्रग जो है वो एक तो बाइंड हुई है और बाइंड भी इरिवर्सिबली हुई है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबा है। Which of the following types of bond is most likely to be formed between drug X and its receptors? तो इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी का एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोग बॉन्ड्स पढ़ते होते हैं।
केमिस्ट्री वाला, तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, 49-year-old man with hypertension comes to the physician for a follow-up examination. Middle man with hypertension. At his last visit 2 months ago, his serum cholesterol concentration was 320. He then began a low cholesterol diet. Blood pressure is 145/95. His physical examination shows no abnormalities. Serum studies shows a total cholesterol concentration of 310. तो कोलेस्ट्रॉल उसका रेज्ड है, ठीक है, जो कि उसको अब रिस्क फैक्टर्स देखें ज़्यादा होने शुरू हो गए। ब्लड प्रेशर है उसको, कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, ठीक है। तो किडनी लिवर फंक्शन टेस्ट रिजल्ट्स आर विद इन नॉर्मल नंबर्स। द मोस्ट प्रिफर्ड फार्माकोथेरेपी फॉर द पेशेंट इज अ ड्रग दैट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कोलेस्ट्रॉल के हम लोग कौन सी दवाई देते होते हैं? स्टैटिन्स। तो स्टैटिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इनहिबिटर्स HMG को रिडक्टेज, ठीक है। यूएसएमएल के क्वेश्चंस की एक ये ब्यूटी होती है कि इसमें आप लोगों को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और एग्जैक्ट इसी तरह का सिनेरियो आएगा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, a 70-year-old girl is brought to the physician by her parents 30 minutes after having a generalized tonic-clonic seizures while playing a soccer game। तो यंग खातून है, यंग लड़की है, वो फुटबॉल खेल रही थी और उसको ना फिट्स पड़े हैं। She currently takes no medication. Physical examination shows no abnormalities. After further testing, including containing EG monitoring, carbamazepine is prescribed। carbamazepine Tegral के नाम से आती है, बड़ी मशहूर दवाई है। The patient's use of additional medications should be monitored because of which of the following changes in drug disposition after starting pharmacotherapy। अच्छा, जितनी भी दवाइयाँ हैं ना जो जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फिट्स के लिए, सोडियम वेलप्रेट, फेनिटाइन, कार्बामेज़ेपिन, तो ये लिवर के अंदर एंजाइम्स की इंडक्शन करवा देती हैं, ठीक है। स्पेशली फेनिटाइन और कार्बामेज़ेपिन, ये दो एंजाइम्स इंड्यूसर्स हैं, ठीक है। जब एंजाइम इंड्यूस होंगे, एंजाइम ज़्यादा हो जाएंगे, जब पेशेंट कोई भी दवाई और लेगा ना, वो दवाई जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जब किसी पेशेंट को एपिलेप्सी की दवाइयाँ मिल रही हों तो हमेशा हिस्ट्री में चीज़ लिखनी चाहिए। अब इसका नुकसान क्या होगा? अगर ये लड़की, इसकी शादी हो जाती है, ये कहती है मुझे पहले 1-2 साल के लिए बेबी नहीं चाहिए, ये OCP लेगी, क्योंकि पहले से कार्बामेज़ेपिन ले रही है, तो OCP इसके जल्दी हज़म हो जाएंगे, मीन्स के लिवर उनको जल्दी मेटाबोलाइज कर देगा, तो इसके OCP फेल हो जाएंगे, प्रेगनेंट होकर आपके सर सवार हो जाएगी, ठीक है। इस पेशेंट को वारफिन स्टार्ट होती है किसी रीज़न की वजह से, तो वारफिन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, वारफिन और खून इसका क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसर जो दवाइयाँ होती हैं, जो दूसरी दवाइयाँ ले रहा होगा पेशेंट, उनका लेवल डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। जो सोडियम वेलप्रेट होती है, एपिवाल, वो एंजाइम इनहिबिटर होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से जवाब क्या आएगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर, क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है तो लिवर से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। A 14-year-old boy is brought to the physician's office for examination prior to participating on his school's soccer team. His examination shows jaundice. Serum studies shows a total bilirubin of 2.5, ALT is 70, ceruloplasmin concentration is 5. So ceruloplasmin is decreased. Young boy with jaundice with decreased ceruloplasmin, ठीक है। ये किस चीज़ का फीचर है सारे, उन्होंने आगे दे दिया। स्लीप टाइम एग्जामिनेशन शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउनिश रिंग। ये ब्राउनिश रिंग क्या चीज़ है? बेसिकली KF रिंग्स है। तो ये वाला स्नेरियो पैथोलॉजी में भी आ सकता है, फार्माकोलॉजी में भी आ सकता है, मेडिसिन में भी आ सकता है, ठीक है। सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने डे 1 पे बात की थी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, ये तीनों एक ही स्पेक्ट्रम है बेसिकली इन सब का। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एट दिस टाइम इज अ ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो आपकी विल्सन, ये बेसिकली विल्सन डिजीज़ है पेशेंट को, डायग्नोस्टिक क्या है इस पेशेंट का? विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ के आप लोग इस सिनेरियो में विल्सन डिजीज़ के फीचर्स आप लोगों ने ये आप पढ़े हैं, ठीक है।
तो इसमें कॉपर अकोमोलेशन होती है। ठीक है, तो कॉपर को निकालना है। तो कॉपर निकालने के लिए हम कौन सी दवाई देते हैं? पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या क्या करवाती है? यूरिन के थ्रू इसकी कॉपर की एक्सक्रीशन करवाती है। ठीक है, इंक्रीज यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन। अब इस एक सिनेरियो में आप लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी हैं कि विल्सन डिजीज का सिनेरियो कैसे आता है? यंग बच्चा विद जॉन्डस, इसको फिट्स भी पड़े हो सकते हैं, साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आती हैं इसके अंदर। ठीक है, और सिलोप्लाज्मिन कम होता है इसके अंदर, और आंखों में केफ रिंग्स नज़र आते हैं, और इसकी हम लोग दवाई में हम लोग पेनिसिलामीन देते हैं। अगर फर्दर यूएसएमएलई और एमआरसीपी का क्वेश्चन होता तो पेनिसिलामीन के साइड इफेक्ट्स पूछते हैं। वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसके साथ पेशेंट को। ठीक है, और कुछ अर्से बाद पेशेंट को जिंक की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है पेनिसिलामीन की वजह से। अच्छा जी, a 60-year-old woman comes to the physician because she recently was diagnosed with a non-small cell lung carcinoma and she wants to discuss possible treatment options. Woman है with non-small cell lung carcinoma. She tells the physician that she is concerned about the possible adverse effects of chemotherapy. The physician says that the serious toxicity caused by antineoplastic drug is seen in the bone marrow, which is the following is the best explain this finding. अच्छा, जितनी भी कैंसर की दवाइयाँ होती हैं ना, कैंसर बेसिकली क्या चीज़ होती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। क्या होता है? कैंसर क्या चीज़ है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब सेल्स हम इस अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसी दवाई देंगे जो इन सेल्स की ग्रोथ को रोके। तो वो जो दवाई है बॉडी में जहाँ सेल्स ग्रो कर रहे होंगे उनको भी रोक देगी। ठीक है, तो बॉडी में सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, आपके सर के बालों की जो फॉलिकल्स होते हैं भी हर वक्त ग्रो कर रहे होते हैं। इस वजह से आप लोगों ने कैंसर के पेशेंट देखे होंगे, जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं, बाल्ड हो जाते हैं, उनकी सर की ये भूमियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा, उनका हम लोग बार बार सीबीसी करवाते हैं, बोन मैरो स्प्रेशन हो जाती है। ठीक है, बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस करना ख़त्म कर देता है। ठीक है, सेल्स इन मैरो डिवाइड रैपिडली, तो रैपिडली डिवाइड करने वाले जितने भी सेल्स होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन, कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उनको सबको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, अच्छा, a 38-year-old woman with an 18-year history of type 1 diabetes mellitus and progressive renal failure is being considered for dialysis. यंग वुमेन है जो कि 18 साल से डायबिटिक है और अब डायलिसिस के ऊपर भी है। ठीक है, लैब शोज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया व्हिच इज द फॉलोइंग मेडिकेशन मोस्ट लाइकली मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ट्रीट द अनीमिया इन दिस पेशेंट। चूँकि ब्लड बनने के लिए हमें आयरन चाहिए, B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए और एरिथ्रोपोएटिन चाहिए। तो चूँकि डायलिसिस पे पेशेंट, इस पेशेंट को एरिथ्रोपोएटिन देना चाहिए। ठीक है, आइडली इस पेशेंट की फेरेटिन होती है हमारे पास, तो हम पहले आयरन देते, आयरन देने के बाद इसको एरिथ्रोपोएटिन देते हैं। क्योंकि उन्होंने दे दिया है, आयरन डेफिशिएंसी में पेशेंट को कौन सा एनीमिया होना था? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, B12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा एनीमिया होना था? मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, तो उन्होंने चूंकि नॉर्मोसिटिक नॉमोक्रोमिक दिया है तो ये इसको हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो डायलिसिस के पेशेंट में आपको पता है जो किडनीज होते हैं वो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करवाते हैं। तो एरिथ्रोपोएटिन ने जाके बोन मैरो को ठुड्डा मारना होता है आरबीसीज के लिए, आरबीसीज की प्रोडक्शन करवानी होती है। ठीक है, इस वजह से वो किडनी से एरिथ्रोपोएटिन जो कि नहीं आ रही है, इसमें बाहर से देना पड़ता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है ये। अच्छा जी, 47-year-old woman is admitted to the hospital for treatment of pneumococcal pneumonia. Treatment with gentamicin and penicillin is initiated. नमूनिया हुआ है और उसको जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन दी गई है। Within 10 minutes of administration of antimicrobial therapy, her respiration increases to 30, इसका रेस्पिरेटरी रेट तेज हो गया, ब्लड प्रेशर 80-40 हो गया।
तो इसको हुआ क्या, यहाँ तक आप लोगों को क्या लग रहा है इसको क्या हुआ है? पेनिसिलिन स्टार्ट करवाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन भी कैसा हुआ है? एनाफाइलेक्सिस हो गया। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सिनेरियो है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक की एक टाइप होती है जिसमें पेशेंट को किसी दवाई की वजह से रिएक्शन होता है। अच्छा, epinephrine, antihistamine and corticosteroid therapy started. Her condition improved slowly during the next 2 hours. Her antimicrobial therapy is changed to gentamicin only, and her conditions continues to improve. Administration of which the following type of drug is most likely to cause similar reverse reaction in this patient. ठीक है, सबसे पहले तो सिनेरियो को समझें कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कि पेशेंट को निमोनिया था, निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक शुरू करवाई। एंटीबायोटिक दो थी, जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन। ठीक है, और दोनों से हो सकता है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, लेकिन सिनेरियो में दे दिया हुआ है कि जेंटामाइसिन कंटिन्यू रखी हुई है और पेनिसिलिन बंद कर दी है। ठीक है, और एनाफिलेक्टिक शॉक के क्या फीचर्स होते हैं कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो गया, ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हो गया, चेस्ट में वीजिंग आना स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, अच्छा, पेनिसिलिन से पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो तो पेनिसिलिन की जैसी जो दवाई है वो भी हम मरीज को नहीं दे सकते। तो पेनिसिलिन की जैसी दवाई में से कौन सी दवाई है? सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक है, पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट होता है सेल वॉल सेंसिटिव इनहिबिटर्स। पेनिसिलिन क्या करती हैं? सेल वॉल सेंसिटिव इनहिबिटर्स होती हैं। सेफ्लोस्पोरिन्स भी सेल वॉल सेंसिटिव इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेफ्लोस्पोरिन के जैसा होता है। तो जिस पेशेंट को पेनिसिलिन के साथ एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ हो उनको हम सेफ्लोस्पोरिन्स भी नहीं देते। ठीक है, मैक्रोलाइड्स प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिटर्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन वगैरह। क्यूनोलोन्स डीएनए सेंसिटिव इनहिबिटर्स हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होते हैं ये। टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या है कि पेनिसिलिन के साथ पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, और जिस पेशेंट को पेनिसिलिन के साथ एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ हो उसको हम लोग सेफ्लोस्पोरिन्स भी नहीं देते। ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक के साथ पेशेंट जब आएगा तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है? उसकी आईवी लाइन लेनी है, उसको फ्लूइड लगाना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है, उसको फौरी तौर पे एपिनेफ्रीन देनी है। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर देखा होगा, एक वो बड़ा मशहूर ड्रामा भी है बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर वो उसको उससे एलर्जी होती है पीनट्स के साथ, तो फ़ौरन एंटी हिस्टामिन का टिक्का था वो फ़ौरन वो लगाते हैं उसको। ठीक है, तो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट को जब पता होता है उसको एलर्जी है तो उसका एलर्जी का ब्रेसलेट उन्होंने दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बड़ी दफ़ा वो अपना ना जो एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन है वो भी अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो एनाफिलेक्टिक शॉक को आइडेंटिफाई करना हर डॉक्टर को लाजमी तौर पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस आखिर वाले सिनेरियो में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हैं। ये मैंने जितनी बातें अभी आपको बोली हैं क्वेश्चन 20 के ऊपर, इसको पॉज करके रिवाइंड करके सारे को खुद लिखें एक दफ़ा। ठीक है, तो ये क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग एमरजेंसी में आप लोगों को किसी दिन मेरी ये बात याद आएगी, ये वाली सारी बातें जो मैंने जहाँ पे रिपीट किया ना कि पेशेंट शॉक के साथ है किसी दवाई के साथ, यानी कि आपने उसको दवाई शुरू करवाई थी और उसको हाइपरटेंशन में चला गया, उसको कंट्रास्ट दिया था, एक्सरे वो सीटी स्कैन के लिए गया हुआ था, वहाँ पे कंट्रास्ट दिया तो पेशेंट को हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई, सांस खराब हो गया मरीज़ का। तो वहाँ पे आप लोगों को याद आएगा कि बस भाई ने कहा था फ़ौरन एपिनेफ्रीन देनी है और फ्लूइड लगाना है। देखो, तो ये आप लोग किसी पेशेंट की इस एक छोटे से 5 मिनट के साथ जान बचा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।